ऑल इंडिया किसान यूनियन के माध्यम से यहाँ धरना पे जितने भी पीआरडी के जवान और उनके साथ उनकी महिला सखी बैठी हुई है, मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि आज जो है हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है। और आज के दिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपने घरों में आनंद ले रहे हैं, उनको जरा सा भी हमारा ख्याल नहीं है। यानी राजा का मतलब ये होता है कि अगर उसकी प्रजा परेशान है तो उसके दुख और दर्द में उसका साथ निभाना। आज ये लोग हमारे मत का इस्तेमाल करके और एक राजसी कुर्सी पर बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं है। अरे मंत्री जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमसे चालू है, चतुर है और हम उनसे लोअर कंडीशन में हैं। आज शायद 22वां दिन है, हम लोग यहाँ धरने पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा सत्यापन होने के बावजूद अखबार आज बंद है, हमें ड्यूटी नहीं दी गई। तो आज थोड़ी, आज कौन देखे और कंटिन्यू हमारा प्रयास लगातार जारी है इस कोशिश में कि हमारा कुछ होगा, लेकिन हमने इस प्रयास के बावजूद भी इनको घेरने का काम नहीं किया है और अभी बाकी रह गया है, तो हम इनको घेरेंगे। मान लीजिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज तो ये 105 जवानों की लड़ाई है। तमाम तरीके के कैलाश भैया जी ने संघर्ष किए हैं। वो 1800 बीघा जमीन जो सगतपुर की जमीन थी, उसमें लोगों ने बूचड़ खाना और जंगल खुलवाने की कोशिश की। यहाँ पर ही बैठ के मुझे याद है कि यही विरोध किया था एसडीएम साहब के सामने कि हम ये बूचड़ खाना और ये यहाँ पर जंगल नहीं खुलने देंगे, क्योंकि अत्याचार होगा तो हमारी बहनों के साथ इन्हीं जंगलों में होगा। और कैलाश भाई के प्रयास से आज वो यहाँ से वहां से रिमूव करने का काम किया है। तो जब भी समाज पर आपत्ति आती है, जब भी पिछड़े लोगों पर आपत्ति आती है, अन्याय लोगों पर आपत्ति आती है, तो किसान यूनियन आपके मध्य में आकर के खड़ी हो जाती है। बीओ साहब एक बार आए और आपको आश्वासन देके चले गए। कल ही मेरी एक पीआरडी के जवान से बात हुई, तो उनका मानना था कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे तब तक इनको ड्यूटी नहीं मिलेगी। और मैंने भी ये टाल ठोक के कहा था उस सभा में कि पैसा एक भी नहीं लगेगा और उस अधिकारी को अपने घर बैठना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। और इसको आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज नहीं कल नहीं तो परसों, देखो दिन ढले बिना सवेरा नहीं होता, ये कन्फर्म है। दिन ढलेगा तभी सवेरा होगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगला स्टेप हमारा रोड जाम करने का होगा। हम जेल चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी हमारी सुकून से जिएगी, ये कंफर्म। सकीट थाने में जाकर के एक पुलिस वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा भाई, संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया है और मुझे भी दिया है। मैंने उसका जवाब अपने थापड़ से दिया। आज वो मुझे याद कर रहा होगा कि भाई कोई ऐसा कैंडिडेट आया थाने पे चढ़ के जिसने मुझे मारा और मैं चूका नहीं। बराबर अधिकार आपको भी दिया है। यदि आप सही हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान का किसी भी नंबर का व्यक्ति क्यों न सही, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है।
बहुत बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने समझाई आपके बीच में। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट रूप से न समझा करके डॉक्टर साहब ने इनडायरेक्ट रूप से समझा दिया। ये बहुत अच्छा काम किया। आप लोग इतना तो समझ पा रहे होंगे कि हमारी लड़ाई आखिर किससे है। समझ पा रहे हैं? चंद लोग बुद्धि का इस्तेमाल करके, केवल बुद्धि का इस्तेमाल करके और हम लोगों पर राज कर रहे हैं। मैं भी यही चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग शिक्षित नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पीढ़ी को शिक्षित कर लीजिए, चाहे आपके तन पे टुकड़ा हो या न हो। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल समाज के लिए तमाम तरीके के प्रयास मैंने किए, मेरे लोगों ने किए। कैलाश भाई ने तो अपना जीवन त्यागा हम लोगों के लिए। यदि हम लोग अपना स्वार्थ चाहते तो आज यहाँ पर मच्छरों में नहीं बैठे होते रात में। आज तक चंद लोग ऐसे निकल के आते हैं जो समाज के होते हैं, उन पर ये लोग ऐसे हीरा लोगों पर मुकदमा लिखवाते हैं और जेल भेजते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जानकारी का अभाव रहता है। हम लोग अपने मत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाते। और यदि हम लालच में न पड़े तो डेफिनेटली है कि आपके हाथ में सारी सहूलियत और सारे शासन, सारे प्रशासन होंगे। बस आपको इस बात को समझने की जरूरत है। आज आपके बीच में पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी संगठन के माध्यम से आपके बीच में आता है, आप लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है, आप उसका साथ नहीं देते। और यदि कोई गुमराह करने आए, आपको लालच देने आए, उस लालच में आकर के आप चंद टाइम का लालच आपको रेस्टोरेंट पर देता है, चाहे वो 5 साल का हो या 10 साल का हो। ये लोग आपके बीच में आएंगे। मैंने एक बार कहानी सुनाई थी आपको, स्वर्ग से धागा लाने की, सबने सुनी है ना? ऐसे वादे करेंगे लेकिन कभी स्वर्ग से धागा आता नहीं है और न पहना जाता है। इस बात को समझने को केवल आपको जरूरत है। हम यहाँ पर संख्या में 100 लोग बैठे हैं समथिंग, लेकिन एक व्यक्ति को जगाने का काम करेगा तो अगले 100 लोग जागेंगे। इस सोच के साथ हम लोग फील्ड में निकले हैं, पिछड़ों को आजादी दिलाने के लिए, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाने के लिए। अपने घर को हमने बर्बाद किया है और हमने अपनी खुशियों पर कुर्बानी दी है, केवल ऐसे लोगों को आजाद कराने के लिए। कहीं ना कहीं हमें पागल बताया जाता है। हम भी उन लोगों से कह देते हैं कि हमारा पागलपन एक दिन ऐसा हावी होगा आपके ऊपर कि आप जमीन के अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज हमारा दावा है। क्या पागलपन होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, तो आपको मैं समझता हूं कि कोई भी सहूलियत नहीं मिल सकती, किसी भी तरीके का आराम नहीं मिल सकता। आज सत्ता में बैठे हुए लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, आजादी के पहले बंगाल में मुस्लिम लीग से मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई थी। 52 साल से अपने संगठन पर, आरएसएस पर झंडा नहीं लगाया था, राष्ट्रीय ध्वज, और आईएसआई से मिलकर के सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी पाकिस्तान की जमीन पर। और तमाम तरीके के ऐसे काम किए इन लोगों ने कि हमारे राष्ट्र के लोगों को भड़काने का काम किया था, और अपने आप को एक राष्ट्रभक्त बताते हैं ये लोग। ऐसे लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्त यहाँ का लोग जो किसान है, यहाँ का मानवतावादी व्यक्ति है, यहाँ का मूल निवासी व्यक्ति है, वो यहाँ का राष्ट्रभक्त है। और ये जमीन, ये हिंदुस्तान, ये भारत, वीरांगना अवंतीबाई, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी और चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों का ये भारत है। यहाँ के मूल निवासी राजाओं का भारत है, न कि फ्रांस से आए हुए चंद लोग यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं उनका भारत नहीं है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और हम जागरूक करेंगे अपने लोगों को, जागरूक करके इनको भगाने का काम करेंगे। मुकदमा लगाने हैं, लगा दो, लेकिन शेर का बच्चा है ये। हम शेर के बच्चे हैं, न कभी झुके हैं और न झुकेंगे। आप केवल और केवल अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे।
मैंने अपने ब्लॉक में, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं इतना गरीब होने के बावजूद, मेरे पिता पर 15 बीघा जमीन है और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। गरीब होने के बावजूद भी गरीबों के बच्चों को, जिनके पिता नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे बच्चों को हमारे जैसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग मिलके सिलेक्शन दिलाए हैं हमने। आज उन बच्चों की जिंदगियां हमने बनाई हैं। और यदि हम ऐसे काम करते समाज में आकर के कि लो भाई 200 रुपए ये लो और इसकी पेट्रोल डलवाओ और हमारे साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तो आज हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता। क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो केवल और केवल हमारी गुलामी करने लायक रहे। अब इस बात को हमें एक अच्छे पैटर्न पे समझना होगा कि आज तक हमें इन लोगों से मिला क्या। आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। और इस बात को अपने दिमाग में से निकाल देना कि कोई राजनेता आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा, कोई लीडर बनाएगा, ये बात बिल्कुल असंभव है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य केवल और केवल आपका बच्चा ही पढ़ के बनाएगा। और जब वो पढ़ेगा तो वो बनेगा, तो आपके घर का विकास होगा, आपके घर में रोशनी रहेगी। इसलिए सबसे पहले केवल और केवल अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है और संघर्ष हमारा यही है। अब हमारे जो लोग हैं, बैकवर्ड के लोग, पिछड़े लोग, अन्यायी लोग, वो आज प्राइमरी में भात खा रहे हैं, केवल सिंगल बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग दिल्ली बोर्ड से पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड से, वो 8 बोर्ड का कम्युनिकेशन करके पढ़ाई करते हैं। जो लोग दिल्ली बोर्ड से पढ़ते हैं वो 28 बोर्ड का कम्युनिकेशन होता है, उसकी पढ़ाई करते हैं। और जब पेपर आता है 36 बोर्ड को मिला करके आता है, हमारा सिंगल बोर्ड पढ़ने वाला बच्चा फिर भी समथिंग सिलेक्शन पाता है, क्योंकि ये इसमें जज्बा है, जुनून है पढ़ने का। और जिस दिन मैं अपील करता हूँ लोगों से कि यदि ये शिक्षा पद्धति एक करा दे, वो बोर्ड और ये बोर्ड, वो किताब और ये किताब, वो मैथ और ये मैथ केवल और केवल एक करा दे, फिर हम देखेंगे कि हमारे किसान मजदूर के बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं और आपके एसी में बैठ कर पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारी ये भी अपील है, हमारा मांग पत्र भी कहता है हमारी यूनियन का, शिक्षा पद्धति एक होना चाहिए। यदि एक होगी तब टक्कर बराबर की होगी। फिर देखेंगे कि हमारे बच्चे शेर है, आपके बच्चे शेर है। शिक्षा पद्धति एक नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके पास पैसे हैं, आप लोग अरबपति लोग हैं, आपने स्कूल को डिजर्व किया है, अच्छी एसी लगाई है, लेकिन भाई साहब किताब एक होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास में, तो वो भी किताब उसकी वही होना चाहिए। और जो अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ रहा है उसकी भी किताब वही होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। आप लोग जरा बैठ जाइए, सभी लोग यहीं आए। क्या शिक्षा पद्धति एक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? जब बाबा साहब ने 1952 में इस बात को कहा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं इस भारत का संविधान 1962 तक पूर्ण रूप से लागू कर दूंगा। उस दिन देश के संसाधन, क्या देश के संसाधन, देश का जमीन का डेटा, देश का राजनीतिक डेटा और देश की नौकरियां बराबर हो जाएंगी। फिर प्रत्येक घर की आमदनी उस समय 62 से, मैं 62 की बात कर रहा हूँ, 62 के समय में 60,000 रुपए महीने की होगी प्रत्येक घर की आमदनी। लेकिन ये चंद लोग जो डॉक्टर साहब ने बताए थे, इन चंद लोगों ने आज भी भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया, क्योंकि भारत का संविधान पूरे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी वजह यह है कि संविधान लागू नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे। नहीं तो आज भी हमारे बच्चे उन्हीं कॉलेजों में पढ़ रहे होते जिन कॉलेजों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं दिए गए। ये अधिकार अगर मिलते तो आज भी हम लोग सबसे अच्छे होते। इन लोगों ने केवल और केवल अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया है, और अंधविश्वास पाखंड से हमारा कोई नाता नहीं है। हम लोग जकड़ गए हैं, लेकिन इनके लोगों के कहने में माता सावित्रीबाई फुले ने भारत के अंदर शिक्षा का काम किया था। आज हमारे भारत में जितने भी कॉलेज हैं, महिला शक्ति को पढ़ाने का या जागरूक करने का काम किया था। तो 1852 में पुणे के अंदर माता सावित्रीबाई फुले ने कॉलेज खोला था, और इन लोगों ने शिक्षा की देवी किसी और को बता दिया था। बताइए उस देवी के पास कितनी डिग्री है? मैं पूछता हूँ, कोई डिग्री नहीं है। आज हमें मानने का है यह शिक्षा की देवी वास्तविक है तो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले है, और ये नीचे समाज में पैदा हुई थी, इस वजह से आज इन लोगों इनका नाम नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं हमारे साथ शोषण हो रहा है। सच्चे राष्ट्रभक्त तो हम इस देश के किसान हैं। आज ही मैंने पोस्ट करके लिखा है कि इस सरकार को किसानों का राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और किसानों की सरकार घोषित कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करते। हमारे देश का जो आर्थिक अभी स्टरवेशन थी लॉकडाउन में, किसान नहीं होता तो आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाती। यह देश का जो भी डेटा है, देश का संकट, देश की आपत्ति, यदि किसी ने सहन करने का काम किया है, समझाने का काम किया है, तो केवल और केवल देश का किसान है। देश के किसानों ने इसमें साझेदारी की है। नहीं तो देश पिट जाता। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, तो बोलने वाले तो भी बहुत लोग भी हैं। आप लोग संतुष्ट रहिए, न्याय मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, भाई आपके साथ हैं। मुकदमे के लिए मत डरिए, आज हो जाएगा तो कल तुम पे भी हो जाए। ये तो एक चक्कर है, यहाँ से हजारों ईंटें लाइन लाइन करके रख दो, जब हम इसमें टेलेंगे ना, इसको मारेंगे तो घूम करके वो लास्ट में ही पहुंचेगी। भैया घूम करके वही राउंड आता है। आज हमारा वक्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कल हमारा वक्त होगा, हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा, हम इनके ऊपर होंगे और ये हमारे नीचे होंगे, और ये करके हमें छोड़ना है। थैंक यू, नमस्कार।